फ्रेंड्स, आज हम अपनी लास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं साइको की। और टोटल मैंने आपको 6 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं साइकोलॉजी की, विद कंप्लीट सिलेबस, विद कंप्लीट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट मटेरियल था वो मैंने इन 6 वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट कर दिया। चलिए इस लास्ट वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं और अपने साइको के टॉपिक को आज हम कंप्लीट और ख़त्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन द्वारा हल करने की कार्य बुद्धि किस बुद्धि का है? अमूर्त बुद्धि। सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन द्वारा हल करना मतलब जो जितनी भी छोटी से छोटी हमारी प्रॉब्लम्स है उनको सोच विचार कर सॉल्व करने वाली जो टाइप की जो ब्रेन होती है उसे कहते हैं अमूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को इस नाम से भी जाना जाता है गत्यात्मक और यांत्रिक बुद्धि। व्यक्ति के निर्णय लेने, तर्क करने तथा उपयोगी अनुपयोगियों का चयन करने की योग्यता होती है बुद्धि। नेक्स्ट, निम्न में से बुद्धि की विशेषता नहीं है। लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होना। राइट। टर्मन के अनुसार अत्यकृष्ट रखते हैं 120 से 125 बुद्धि लब्धि वाले। बुद्धि कर द्विकारक सिद्धांत किसने द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रणाली। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था बिने ने। निम्न में से कौन सा संवेदात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उद्यमी सामर्थ्य। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया गया टर्मन ने। सामान्यतः विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखती है, 7-70 से कम होती है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि। बुद्धि की त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या 120 है। निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बुद्धि संरचना सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत बहुतत्व सिद्धांत है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है बहुतत्व सिद्धांत है। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता थर्स्टन है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को शो करता है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 उसे वर्गीकृत किया जा सकता है सामान्य बुद्धि के अंदर। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। और शिक्षित के लिए आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे अनुप्रेरित करें। नेक्स्ट, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? 91 से 110 के बीच में। बुद्धि लब्धि की मापन जन्मदाता है टर्मन। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से कम। नेक्स्ट, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा औसत बुद्धि के अंदर? 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? औसत। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं, ये कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है बुद्धि के वितरण। नेक्स्ट, आईक्यू एवं ईक्यू एवं आईक्यू उदाहरण होते हैं मानक प्रदत्त के। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, ये किस श्रेणी में आएगा? मंद बुद्धि में। 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले जड़ बालक होते हैं। गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? विशिष्ट तत्व। नेक्स्ट, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90 के बीच। जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 25 से कम। गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी सिद्धांत त्रियामी सिद्धांत होते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास से। मानसिक रूप से विकलांग से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? असामाजिक कार्य। नेक्स्ट, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे होता है? केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से और सृजनात्मकता से। विशिष्ट बालक का संबंध होता है बुद्धि से। निम्न में से किसका निश्चय केवल अनुवांशिकता के आधार पर होता है? बुद्धि। नेक्स्ट, भावात्मक बुद्धि का परिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान डैनियल गोलमैन थे। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है अपने स्वयं की भावनाओं को जानना, अपने भावों को व्यवस्थित करना, दूसरे की भावनाओं को पहचानना। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाना है। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उसके शैक्षणिक निष्पादन को। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि।
नेक्स्ट, गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल का कुल कॉस्ट 120 है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों के स्टर्नबर्ग त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है सामाजिक रूप से। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धिमान का सिद्धांत डैश पर बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं के ऊपर। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह क्या कहलाता है? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट, बुद्धि वह तंत्र है जो मानसिक योग्यताओं में समान रूप से सम्मिलित रहती है। परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठान करती है। ये कथन किसका है? रैक्स व नाइट का। अंतः व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य क्या? विभिन्न व्यक्तियों को समझाने का कौशल। बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रम नहीं संबंधित। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने। नेक्स्ट, चेस तथा कार्ड के निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? बौद्धिक खेल। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? सरल गणित समस्याओं को हल करना। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 125 से किस वर्ग में आएगा? उच्च प्रकार के रूप में। एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों को पहचानता तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण करने की उच्च योग्यता रखता है, उच्च होगा IQ पर, EQ पर। एक बालक जिसकी दृश्य संसार को शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है, वह उच्च होगा स्थानिक बुद्धि पर। बुद्धि के क्रियात्मक प्रशिक्षण उपयोगी है बालकों के लिए, गूंगे और बहरों के लिए और निरक्षरों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? गिलफोर्ड त्रियामी सिद्धांत। नेक्स्ट, बुद्धि की सूचना प्रक्रम प्रोसेसिंग उपागम का वर्णन किसने किया था? स्टर्नबर्ग ने। स्पीरमैन के अनुसार सब संज्ञात्मक कार्यों में शामिल मानसिक ऊर्जा या क्षमता को क्या नाम दिया जाएगा? जी कारक। गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इच्छाओं को समझकर उनमें विवेदन करने की योग्यता कहलाती है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर द्वारा नहीं सुझाया जा सकता? सांस्कृतिक। अमूर्त बुद्धि किस व्यक्ति की मदद करती है समस्या सुलझाने में? एक सफल एंटीरियर डिज़ाइनर किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि की। बुद्धि का त्रियामी मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? गिलफोर्ड ने। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 9। पास एलांग टेस्ट का विकास किसने किया था? WP अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट, बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। बुद्धि की मात्रा सिद्धांत संबंधित ये कथन किसका? थॉर्नडाइक का। बच्चों हेतु वैशलर बुद्धि मापनी की किस परीक्षण और संख्याओं को बढ़ाते क्रम में प्रस्तुत कर बालकों को भी उसी क्रम में या उल्टे क्रम में संख्याओं को दोहराने को कहा जाता है? अंक विस्तार में। गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है? संज्ञान। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? बिने ने। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है अंतः व्यक्तित्व। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? आर्मी बीटा टेस्ट। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ भिन्न होते हैं। ये सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिक भिन्नता से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। निरर्थक शब्द निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? इबिंगहॉस ने। स्पीरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? 16 वर्ष में। बुद्धि के अंतर्गत सामान्य योग्यता का कारक कौन सा मनोवैज्ञानिक ने बताया? स्पीरमैन ने। गोलमेन संबंधित है सामैंगिक बुद्धि से। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? ऑप्शन ए सही है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रजातांत्रिक भूमिका के रूप में। नेक्स्ट, व्यक्तिक भिन्नताओं के आधार पर पार्क हर्स्ट ने बालकों के लिए दी शिक्षा पद्धति है। ऑप्शन ए डाल्टन प्रणाली। नेक्स्ट, एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, ये स्वभाव से जिससे संबंधित है सामाजिक भिन्नता से। निशक्त बालकों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन एक समावेशित शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? ऑप्शन है लिंग में विभिन्नता। कौन सा निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? बाकी सभी पूर्व अनुभवों का विभिन्नता, रुचियों में भिन्नता और पूर्व निर्देशों में विभिन्नता। सिर्फ लिंग वाला सेक्स जो डिटर्मिनेशन है वो आप
मेल फीमेल यहाँ पर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट, आपको ऐसे विद्यालय में विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया जहाँ सहायक सामग्री का अभाव है, आप कौन सी विधि से पढ़ाओगे? ऑप्शन 3 प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट, एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। नेक्स्ट, बाल केंद्रित कक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया था? जॉन ड्यूवी द्वारा। बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड क्लास। उसके बाद अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन 3 व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, ये तरीका उपयुक्त नहीं है प्रदर्शन के लिए। बाकी सब के लिए सेट है, समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए और प्रश्नोत्तर के लिए, लेकिन सिर्फ इसके सही नहीं है प्रदर्शन वाली विधि के लिए। व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन 2 कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेदनात्मकता दिशा में समान और एक जैसे नहीं होते। नेक्स्ट, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को होना चाहिए। ऑप्शन 4 विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन 4 वातावरण और वंशक्रम के बीच अनन्य क्रिया के कारण। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं इनमें सभी बुद्धि स्तर, अभिवृत्ति स्तर और गतिवाही योग्यता में। नेक्स्ट, डैश जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। ऑप्शन सी वंशानुक्रम। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन फर्स्ट फ्रांसिस गॉल्टन। नेक्स्ट, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, ये कथन किसका है? हॉरलॉक का। नेक्स्ट, एक ही स्थिति मध्य घटना में मौजूद व्यक्तियों को संवेग होते हैं भिन्न भिन्न। नेक्स्ट, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं सभी रुचियों में, सीखने में और चरित्र के फॉर्म में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? आंसर 4 यदि सही ढंग से पढ़ाया जाए तो हर व्यक्ति गणित में विद्वान बन सकता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? मतलब ये फॉलो नहीं करता, ये व्यक्तिगत मतलब पर्सनल इंडिविजुअल कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं करता। ये इसमें है कि यदि सभी ढंग से सभी को पढ़ाया जाए तो सारे मैथ में इंटेलिजेंस हो सकते हैं। बाकी गृह कार्य में कठिनाई स्तर की दृष्टि से विविधता हो सकती है। परीक्षा प्रश्न पत्र को कुछ प्रश्न सरल, कुछ सामान्य, कुछ कठिन हो सकते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों के लिए आसान प्रश्न। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या होती है? ऑप्शन ए नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत करना। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है सभी, लिंग भेद, शारीरिक लक्षण और मानसिक योग्यताएं। नेक्स्ट, दृष्टिहीन या अंधे बालकों के लिए शिक्षण देने की पद्धति कौन सी है? ऑप्शन 3 ब्रेल लिपि। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु प्रयोजना पद्धति का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन 2 किलपैट्रिक ने। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? सॉरी, अगेन रिपीट। प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल मेथड को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? आंसर इज विलियम वुंट ने। नेक्स्ट, एक अध्यापक किसी भी समुदाय में आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आंसर इज भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं सभी बुद्धि स्तर पर, अभिवृत्ति और गतिवाही योग्यता के स्तर पर। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं ऑप्शन 3 फर्स्ट और सेकंड, विचनशीलता और प्रतिमानता के अंदर। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? ऑप्शन 3 सही है, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। नेक्स्ट, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ। उपरोक्त सभी अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क की सुविधा और संज्ञात्मक लचीलेपन में भी उसको क्या होगी? हेल्प होगी। स्किनर के किस व्यक्तिगत विभिन्नता की एक विशेषता नहीं मानी जाती? आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, बाकी सारे इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधि नहीं मानी जाती?
परिपक्वन। नेक्स्ट, गीता हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि रीना उसे सीखने से ज़्यादा समय लेती है। ये दर्शाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। फर्स्ट इज़ व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग होता है ऑप्शन छात्रों के वर्गीकरण में। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अभिसारी चिंतन से। गिलफोर्ड में अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसने समान अर्थ में किया? ऑप्शन 2 सृजनात्मक में। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट प्रतिभाशाली बालकों के लिए। नेक्स्ट, अध्ययन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन 3 व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो एक शिक्षक को ऑप्शन 2 सीखने की विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की रंग, रूप, रुचि, अभिरुचि आदि में भिन्न हो तो कहा जाता है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? वंशानुक्रम। व्यक्तित्व भिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि होती है? अंतर्दर्शन विधि। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? सभी शारीरिक भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता और बुद्धि भिन्नता। आंतरिक विभिन्नता नहीं है रूप। व्यक्तिगत विभिन्नता को दूर किया जा सकता है आंसर इज इन सभी के द्वारा, जांच द्वारा, सही विधियों के द्वारा, पाठ्यक्रम के लचीला बनाकर। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? सभी, सांख्यिकी, अनुदैर्ध्य और प्रतिनिधात्मक। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक की मदद करता है शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। नेक्स्ट, एक अपराधी पुरुष में निम्नलिखित में से कौन सा यौन गुणसूत्र होने की संभावना? सिंपल सा क्वेश्चन है, XYY। एक अपराधी पुरुष में निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र होने की संभावना, जो ज़्यादा अपराध कर रहा है, क्राइम कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा? XYY। गैसल व थॉमसन द्वारा एकांगी जुड़वा बच्चों पर किए जाने अध्ययन से किस कथन को समर्थन मिलता है? ऑप्शन 3 व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, मानव विकास निर्भर करता है अनेक तत्वों पर। नेक्स्ट, निम्न में से जन्मदाता होता है अभिक्षमता। मानव विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों में सम्मिलित नहीं है चेहरा। बाकी सारी हैं कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक संस्कृति, परिवार और समाज। नेक्स्ट है, मानव शरीर का आरंभ होता है फर्स्ट जाइगोट से। वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। दूसरा, गुणसूत्र मुख्यतः बने होते हैं DNA के। नेक्स्ट, असत्य कथन का चयन, जो फॉल्स है, रॉन्ग कंडीशन है, वो कौन सी है? प्रत्येक गुणसूत्र पर एक ही जीन गलत है, बाकी सारे सही है कि मानव गुणसूत्र जो क्रोमोसोम है उनका निर्माण DNA से मिलकर होता है। गुणसूत्र शरीर के अनुवांशिक तत्व और गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्र में न्यूक्लियस में स्थित होते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की जीन की क्रिया क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, अनुवांशिकता की एक इकाई है ऑप्शन 3 जीन। नेक्स्ट, मनुष्य एक जीवन मूलतः घटित होता है। मनुष्य का जीवन मूलतः घटित होता है केवल एक कोश से। कुपोषण के प्रभाव के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जीवन के बाद के वर्षों में ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, बाकी सारे सही हैं। ये बालकों को सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। बालक निराश व आशंकित रहते हैं, ये कद को प्रभावित करता है। बाकी जीवन के बाद वर्षों में ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करेगा, ये गलत है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन 3 वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ऑप्शन 2 रोस ने। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सभी, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार। बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। बाकी आधारभूत मूल्यों को प्रभावित करने से, औपचारिक तत्वों को प्रदर्शित करने से, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने से। थर्ड इसमें सही नहीं है, सेकंड, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाए। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट किससे सामान्य की ओर होता है? बाकी सारे, विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। चौथा कहलाता है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। उल्टा होना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता से संबंधित कारक है? ऑप्शन फर्स्ट आंखों का रंग। नेक्स्ट,
डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ ने कहा था। मानव विकास के प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? धार्मिक वातावरण। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? सभी। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन और व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। नेक्स्ट, बच्चों के समाजीकरण में परिवार डैश की भूमिका निभाते हैं। मुख्य। व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान होता है वातावरण और वंशानुक्रम। नेक्स्ट, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उपरोक्त स्थिति। यहाँ आएगा उपरोक्त सभी, राइट। तो वंशानुक्रम, परिवार का कारण और परिवार की सामाजिक स्थिति, ये सभी के सभी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान किसका होता है? परिवार का। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट सामान्य की ओर होता है, ये तो पहले हो चुका है। समाजीकरण क्या है? समाज के मानदंडों का अनुकूल। वातावरण का संबंध होता है प्रकृति व सामाजिक वातावरण से। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX। वंशानुक्रम के संदर्भ में सही कथन क्या है? सभी कथन सही है। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है, यह शारीरिक संगठन महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों को जन्म देने में योगदान देता है। कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वीं गुणसूत्र के कारण होता है? डाउन सिंड्रोम। ये जो हमारा 21 जो क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो हमें क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम। परिवार बच्चों को शिक्षा देते हैं अनौपचारिक रूप से। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार। मानव का विकास किन दो परिणाम से है? वंशानुक्रम इंटू वातावरण। याद रखना, वंशानुक्रम इंटू वातावरण, हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट। उसके बाद बालक का कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? शारीरिक विकास। किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन सा होता है? सभी। स्वास्थ्य, संवेग और बुद्धि। प्रगतिशील परिवार के बच्चों में अपेक्षित कौन सा प्रयोग अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन 2 उपलब्धि। बालक का सामाजिक व्यवहार किससे प्रभावित होता है? सभी। संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहाँ वह रहता है और आर्थिक स्तर जिसमें वह होता है। किसी की नाक का आकार इसके द्वारा निर्धारित होगी आनुवंशिकता के आधार पर। डैश जन्मजात व्यक्तित्व गुणसूत्रों का योगफल होता है वंशानुक्रम। डैश तथा डैश की विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है वंशानुक्रम और पर्यावरण। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सभी। सामान्य संयुक्त कोशिका गुणसूत्र के जोड़े होते हैं 23 जोड़े, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सामाजिक परिवेश, जनतत्व। विद्यार्थियों को विद्यालयों में खेलना क्यों उचित होता है? ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन के विकास में सहायक होगा। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास से। नेक्स्ट, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। अधिगम के संबंध में असत्य कथन क्या है? गलत बात क्या है? अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। बाकी से अधिगम का एक बौद्धिक प्रक्रिया है। अधिगम आवश्यकताओं का प्रतिफल। अधिगम व्यवहार में अनुकूल है। आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन क्या है? अधिगम। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अधिगम के बारे में असत्य कथन क्या है? अधिगम वृद्धि और परिपक्वता के कारण होता है, ये गलत है। बाकी सारे ठीक है कि अधिगम के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अधिगम निष्पादन में भिन्न होता है, अधिगम में व्यवहार तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तित होता है। बाकी अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है, ये गलत है। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? इच्छा शक्ति। जॉन डीवी ने क्या कहा था? विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। छात्रों पर सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर। अधिगम आधारित होता है अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता होगी। शिक्षण और अधिगम प्रभावित हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं करने की स्वतंत्रता एवं नियंत्रण दिया जाए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? परिपक्वता एवं आयु। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? त्रुटियां अधिगम परिक्रिया भाग है। नेक्स्ट,
एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में असशक्तता को। निम्न में से कौन से सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों के विकास दर भिन्न होती हैं और वे विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? ये दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बाकी ये गलत है, बाकी सारे सही हैं कि बच्चे तब सीखते हैं जब संज्ञात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। व्यवहार का संवेदात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है सीखने के भावात्मक पक्ष से। सार्थक अधिगम क्या होता है? निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं को सक्रिय निर्माण। बालकों में प्रभाव अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम के दार्शनिक आधार। बाकी शारीरिक, अभिप्रेरणा और बौद्धिक इंपॉर्टेंट होते हैं। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है सभी। टॉली शिक्षीकरण, शिक्षण अतिकरण, ध्यान शिक्षण और प्रोत्साहन देना चाहिए। सीखने वालों की तत्परता, अध्यापक की अभिवृत्ति और उसका व्यवहार तथा कक्षा की नीति में से एक प्रतिनिधित्व करता है सीखने की स्थिति। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अधिगमकर्ता का स्वनियम का अर्थ क्या होता है? स्व अनुशासन एवं नियंत्रण। स्कूल के संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। क्रियात्मक कारक। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज हमने अपनी साइको का सारा सिलेबस कंप्लीट किया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।